दोस्तों नमस्कार। मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल श्रुतिकोश में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कक्षा 8 के चैप्टर मुगल साम्राज्य का पतन और 18वीं शताब्दी का भारत। मुगल साम्राज्य का पतन और 18वीं शताब्दी का भारत, इसके बारे में ये चैप्टर दिया हुआ है और ये कक्षा 8 का चैप्टर है। कक्षा 8 का ये चैप्टर है, तो ये रीड के लिए काफ़ी उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में दी हुई है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। और अभी तक अगर आपने श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपकी जो तैयारी मैं करवा रहा हूँ रीड की, उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सके, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और अपने दोस्तों को भी आप ज्वाइन करवा सकते हैं, जिससे वो भी अपने परिवार के साथ जुड़ सकें, आगे हम बढ़ सकें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें 18वीं शताब्दी की, तो 18वीं शताब्दी के पूर्व में ही जो मुग़ल साम्राज्य था उसका पतन शुरू हो गया था। और यहीं पे औरंगज़ेब की मृत्यु जो है वो भी इसी समय 1707 ईस्वी में हुई। इससे पूर्व अधिकांश भारत पर उसका शासन रहा, लेकिन 1730 ईस्वी में जो मुग़लों का प्रभाव था वो धीरे धीरे कम होता गया और दिल्ली और उसके आसपास के जो शहर थे, जगह थी, उनके ऊपर तक ये सीमित रह गया। उसके बाद दोस्तों इलाहाबाद में संधि हुई और मुग़ल शासक जो आलम द्वितीय थे, शाह आलम द्वितीय, उन्होंने अंग्रेज़ों के प्रभुत्व को मान लिया और धीरे धीरे इस साम्राज्य का जो पतन है वो शुरू हो गया। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमने देखी, वो क्या देखी हमने कि सबसे पहले तो बात ये की गई कि इसका पतन कब शुरू हुआ। तो 18वीं शताब्दी के पूर्व, 18वीं शताब्दी के पूर्व ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। मुगल साम्राज्य का पतन जो है वो शुरू हो गया 18वीं शताब्दी के पूर्व ही। और यहाँ पर अगर औरंगज़ेब की मृत्यु की बात की जाए तो औरंगज़ेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी। देखिए सीधे सीधे प्रश्न बन रहा है यहाँ से कि औरंगज़ेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में। या फिर मुग़ल साम्राज्य के पतन की शुरुआत कब हुई? 18वीं शताब्दी पूर्व। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो 1730 में मुग़लों का प्रभाव कहाँ कहाँ था? ये था दिल्ली व उसके आसपास के क्षेत्र पे। तो ये प्रश्न भी एक बनता है कि दिल्ली व उसके आसपास के क्षेत्रों पर मुग़लों का प्रभाव किस समय रहा? 1730 के आसपास। या फिर 1730 में मुग़लों का जो प्रभाव है वो किस क्षेत्र तक सीमित रह गया? तो दिल्ली व उसके आसपास के क्षेत्रों तक ये सीमित रह गया। ये चीज़ यहाँ पर हमें गौर करनी होगी, क्योंकि प्रश्न जो है यहाँ पर सीधा सीधा बनता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और, एक महत्वपूर्ण संधि, और वो संधि शाह आलम व अंग्रेजों के मध्य, शाह आलम व अंग्रेजों के मध्य संधि हुई। और ये संधि कहाँ हुई दोस्तों? ये हुई इलाहाबाद में। तो इसे इलाहाबाद की संधि भी कहा जाता है। तो ये शाह आलम, और शाह आलम भी कौन सा? द्वितीय, शाह आलम द्वितीय व अंग्रेजों के मध्य ये संधि हुई इलाहाबाद के अंदर। उसके बाद धीरे धीरे जो इस साम्राज्य का पतन था वो शुरू हो गया। और मुग़ल साम्राज्य का जो पतन है, वहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात ये उठकर आती है
कि जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे, क्योंकि औरंगजेब तक का तो मामला सही चल रहा था मुगल साम्राज्य का, औरंगजेब के जो बाद के वंशज आए या उत्तराधिकारी उसके आए, वो इस कार्य के अंदर योग्य नहीं रहे और वो जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को नहीं चला पाए और धीरे 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 जो मुगल शासन थी उसकी व्यवस्था के अंदर कमी आती गई, साम्राज्य का विस्तार नहीं हो पाया और ये साम्राज्य जो है धीरे धीरे टूट कर अलग होता गया। मुगल साम्राज्य के अंदर जो लोग रहने वाले थे तो उनके अंदर मुगल शासन का जो विरोध है वो शुरू हो गया था और जैसे उन्होंने विरोध शुरू किया तो धीरे धीरे ये मुगल साम्राज्य को अंदर से खोखला बनाता चला गया। और फिर उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति दी गई थी, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी शक्तिशाली बन चुकी थी कि उन्होंने धीरे धीरे अपनी सेना का विस्तार करना शुरू कर दिया और मुगलों को हरा दिया। तो ये जो मुगल साम्राज्य का विघटन है धीरे धीरे ये प्रारंभ हो गया। हालांकि ये जो मुगल साम्राज्य का विघटन था वो अंग्रेजी जो कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उससे पहले से ही धीरे धीरे ये हो गया था। लेकिन फिर औरंगजेब के द्वारा जो धार्मिक कट्टरता अपनाई गई, राजपूत मराठा आदि नीतियों को रौंद दिया, तो वो धीरे धीरे साम्राज्य के पतन की तरफ लेकर गया। अब यहाँ पर हम एक बात कर लेते हैं कि आखिर ये मुगल साम्राज्य के पतन के कारण कौन कौन से थे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, तो यहाँ हम पतन के कारणों की बात कर लेते हैं। पतन के मुख्य कारण, पतन के मुख्य कारण क्या थे? तो पतन के जो मुख्य कारण थे उनमें सबसे पहले आता है दोस्तों औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब की धार्मिक नीति यह मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे ज़्यादा परिणाम हम अगर कहें तो ये रही होगी। क्योंकि औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब की हिंदू सिख जो शिया मुसलमान थे उनके प्रति जो अनुदार नीति थी उसका परिणाम जो था वो मुगल साम्राज्य का पतन रहा। तो इसकी सबसे बड़ी जो कमी थी औरंगजेब की वो ये थी कि ये हिंदू सिख शिया मुसलमान, दोस्तों मुसलमानों भी शिया और सुन्नी दो तरह के मुसलमान होते हैं, तो शिया मुसलमान की प्रति अनुदार नीति, एक तो ये हम कह सकते हैं धार्मिक नीतियों के अंतर्गत इसको, तो ये इसके लिए घातक सिद्ध हुई। और इस नीति ने मुगल साम्राज्य को प्राप्त होने वाली जो हिंदू शासकों की सहायता थी उसको भी कम कर दिया। क्योंकि यहाँ पर जब हिंदुओं के प्रति अनुदार की नीति अपनाई जा रही है तो हिंदू क्या करेंगे, हिंदू की सहायता करेंगे फिर, तो इसीलिए क्या हुआ यहाँ पर हिंदू शासकों की सहायता कम हो गई, हिंदू शासकों की यहाँ पर सहायता कम हो गई। उसके बाद धीरे धीरे हिंदू शासकों ने जैसे जैसे अपना हाथ खींचना शुरू किया वैसे वैसे मुगल साम्राज्य पीछे हटता चला गया। क्योंकि दोस्तों इसके बल पर ही मुगलों ने अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। जो हिंदू शासक थे उन हिंदू शासकों के बल पर ही मुगलों का ये साम्राज्य जो है इतना विस्तारित हुआ, ये हम जानते हैं। और इस नीति के कारण जो जाट थे, सतनामी थे, सिख थे, उन्होंने भी मुगलों का विरोध करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मराठों ने मुगलों की जगह लेना शुरू कर दिया। क्योंकि वो लोग क्या करने लगे, वो स्थानीय लोगों को, स्थानीय शक्तियों को संगठित करने लगे और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने में उन्होंने सफलता प्राप्त की। तो मराठों ने यहाँ पे क्या किया, मराठों द्वारा जो स्थानीय शक्तियां थी, स्थानीय शक्तियों को एकजुट किया यहाँ पर। तो स्थानीय शक्तियों को एकजुट करके धीरे धीरे वो एक संगठित साम्राज्य की स्थापना करने लगे। और यहाँ पर जो शिवाजी थे, शिवाजी ने मराठों में ऐसी राष्ट्रीय भावना भर दी कि धीरे धीरे जो औरंगजेब था उस औरंगजेब ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, फिर भी वह शिवाजी और मराठों को दबा ना सका।
तो यहाँ पर मराठों की शक्ति का जो ये उद्भव था वो भी क्या हुआ, मुगलों के पतन का प्रमुख कारण बना। मराठों की शक्ति का उद्भव मुगलों के पतन का प्रमुख कारण बना, क्योंकि यहाँ पर जब हिंदू अलग हो गए, सिख अलग हो गए, तो जो ये संगठित शक्ति थी ये किसके साथ आ गई, मराठों के साथ आ गई, और मराठों ने इन शक्तियों को इकट्ठा करके और मुगलों की तरफ कर दिया। तो धीरे धीरे मुगलों का जो पतन है वो इसके आधार पर चालू हो गया था, क्योंकि यहाँ पर अब मराठों की शक्ति जो थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तो मराठों से प्रेरणा लेकर जो उत्तर भारत के जो लोग थे, उन उत्तर भारत के जो शासकों ने हैं वो भी मुगलों का प्रतिरोध प्रारंभ कर दिया। तो इन मराठों से प्रेरणा लेकर जो उत्तर भारत के शासक थे उन्होंने भी मुगलों का प्रतिरोध किया, और पेशवाओं के समय में मराठों की शक्ति बढ़ गई और धीरे धीरे उन्होंने दिल्ली के जो मुगल बादशाह थे उनको अपने हाथों की कठपुतली बना लिया। दोस्तों, मराठों की जो शक्ति थी उसका उद्भव ही ये जो कारण है मुख्य मुगलों के पतन का कारण माना जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हमें यह भी देखना होगा कि जो आगरा और भरतपुर इलाकों के जाट थे, उन जाटों ने भी मुगलों की सरकार को मानने से इनकार कर दिया था। तो यहाँ पर भी एक कारण ये बना कि जो आगरा व भरतपुर के जाटों ने मुगल सरकार को मानने से इनकार किया। तो आगरा भरतपुर के जाट भी जो हैं वो पूरी तरह से नकार दिया उन्होंने मुगलों को कि साहब हम अब आपके साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जब आप हिंदुओं के खिलाफ है तो फिर हम आपके साथ क्यों। और इसी तरह से जो पंजाब था, पंजाब में देखिए दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। पंजाब में एक व्यक्ति था बंदा बहादुर। तो इस बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। देखिए कितनी बड़ी बात, मुगल साम्राज्य के होते हुए भी अब उसका पतन कैसे हो रहा है आप ये देख सकते हैं कि जो पंजाब के अंदर बंदा बहादुर व्यक्ति था, उस बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिख एकजुट हो गए और उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि साहब हम अब आपकी सत्ता को मानने वाले नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर आप शासन नहीं चला सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो बंदा बहादुर व्यक्ति था, उस बंदा बहादुर ने क्या किया, बंदा बहादुर ने अपने नाम से सिक्का भी चला दिया। बंदा बहादुर के द्वारा अलग सिक्का चला दिया गया, सिक्का। अब आप देखिए, बंदा बहादुर के द्वारा अलग सिक्का चला दिया गया, यानी आर्थिक रूप से भी जो बंदा बहादुर था या पंजाब था या आगरा भरतपुर थे वो भी इससे अलग होते रहे। तो ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात रही मुगल शासकों की कि मुगल शासकों का प्रभाव इतना कम हो गया कि विद्रोही जो शासक थे वो स्वतंत्र होने से रोक ना पाए। तो यहाँ पर ये चीज़ भी देखनी होगी। देखिए, सिक्का जब नया चला दिया गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने पूर्णतया से मुगल साम्राज्य को नकार दिया। तो मुगल शासकों का इतना प्रभाव भी नहीं रहा कि वो विद्रोही शासकों को स्वतंत्र होने से रोक सके, और पंजाब ने इसका सर्वोत्तम उदाहरण यहाँ पर पेश किया। तो पंजाब में बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। प्रश्न यहाँ पर बन रहा है कि पंजाब में किसके नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था? बंदा बहादुर के नेतृत्व में। ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अगली इसकी पतन के कारण की। ये है मुगल शासकों की अयोग्यता। तो क्या ये मुगल शासकों की अयोग्यता है दोस्तों? तो कैसे मुगल शासक अयोग्य रहे? दोस्तों, औरंगजेब के बाद के जितने भी मुगल शासक हुए वो सबसे बड़ी उनमें कमी थी कि वो एक तो विलासी थे और
अयोग्य थे, अय्यास थे। तो उनकी विलासिता, उनके अय्यासीपन, उनके निकम्मापन, ये सारा जो है ये मुगल शासन को ले डूबा। उनके अय्याशियों ने उन्हें अकर्मण्य बना दिया, किसी काम के नहीं रहे। इसी से उनकी वीरता एवं साहस में भी कमी आई, और ये धीरे धीरे जो नैतिक पतन हुआ वो उनकी पराजय का कारण भी बना। तो इस कारण से मुगल शासकों की अयोग्यता भी मुगल साम्राज्य के पतन की तरफ उसको अग्रसर करती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ये है अमीरों का पतन, या फिर सरदारों का पतन भी कह सकते हैं। सरदारों का पतन, दोस्तों सरदारों के पतन के कारण या अमीरों के पतन के कारण भी मुगल साम्राज्य चला गया, क्योंकि शाही परिवार के सदस्यों के साथ साथ जो अमीरों का पतन हुआ वो किस कारण से हुआ, क्योंकि वे भी विलासी जीवन व्यतीत करने लगे थे। और मेन चीज जो रही कि उन्होंने गुटबाजी शुरू कर दी। गुटबाजी, अपने स्वार्थ के लिए आपस में गुटबाजी करने लगे, लड़ने लगे, झगड़ने लगे, और अमीर जो थे वो अयोग्य एवं चरित्रहीन हो गए, क्योंकि विलासिता का जीवन जो है उन्होंने अपना लिया और चरित्रहीनता जो है उन पर हावी हो गई। इस कारण से वह अपने कार्यों के प्रति भी अकर्मण्य हो गए और अपने राज्य की किसी भी प्रकार की चिंता उन्हें ना रही। और जब ऐसी स्थिति आएगी तो कौन सी जनता ये चाहेगी कि उनका शासक जो है ऐसा ही रहे। तो ये स्थिति भी यहाँ पे रही। नेक्स्ट अगर कारण की बात की जाए तो दोस्तों वह है आर्थिक पतन। आर्थिक पतन, और शायद यही किसी साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी को तोड़ता है अगर आप आर्थिक रूप से आपका पतन हो जाता है। दोस्तों शाहजहां जो था, शाहजहां ने अपनी शान शौकत युक्त तथा खर्चीली इमारतों का निर्माण किया, और औरंगजेब क्या करता रहा, औरंगजेब लंबे समय तक युद्ध करता रहा, जिससे राज्य की जो स्थिति थी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई। तो इनका सबसे बड़ा काम तो यही रहा कि इनका जो जीवन था वो विलासिता पूर्ण जीवन था, विलासितापूर्ण जीवन था। दूसरा, औरंगजेब द्वारा लंबे समय तक युद्ध लड़ा जाना, युद्ध लड़ा जाना। अब धीरे धीरे ये स्थिति जो कमजोर होती गई उसको ये संभाल नहीं पाए, क्योंकि बाद में जितने भी शासक आए वो विलासी हो गए, और जो अहमद शाह अब्दाली थे या नादिर शाह थे उनके द्वारा भी धीरे धीरे इनके ऊपर आक्रमण किया जाने लगा। और इनके आक्रमण से भी क्या हुआ, इनके जो आक्रमण थे वो आक्रमण इतने खतरनाक थे कि पूरा का पूरा खजाना जो है वो खाली हो गया, क्योंकि वो लूट कर ले गए। तो कौन थे लूटने वाले, ये थे दोस्तों अहमद शाह अब्दाली एवं नादिर शाह द्वारा लूट। और इनके द्वारा ही दोस्तों एक महत्वपूर्ण हीरा, बहुमूल्य हीरा हम कहें कोहिनूर, कोहिनूर और तख्ते हाउस, तख्ते हाउस। दोस्तों ये तख्ते हाउस जो है, इसको हाउस भी लिखा जाता है, हाउस, तख्ते ताउस, ताउस ये भी कहा जाता है। तो ये तख्ते ताउस या तख्ते हाउस ये है क्या दोस्तों, ये मुगलों का मयूर सिंहासन भी कहलाता है, मुगलों का मयूर सिंहासन भी कहलाता है। इसको साथ ले गए। तो ये भी एक क्या हुआ, मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को कमजोर करने वाला हुआ, क्योंकि बहुमूल्य हीरा चोरी हो जाना और साथ में खजाना लूट लिया जाना। तो अब बचा क्या इनके पास। तो धीरे धीरे मुगल साम्राज्य की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी बिगड़ गई, और एक समय तो ऐसा आ गया कि मुगल की जो शाही औरतें थी उन्होंने बगावत शुरू कर दी। क्यों, क्योंकि उनकी जो शाही भोजनशाला थी उसमें 3 दिनों तक चूल्हे में आग तक नहीं जली, यानी चूल्हा तक नहीं जला, खाना तक नहीं बना। और ऐसे समय में जो वहाँ की शहजादियाँ थी, जो राजकुमारियाँ थी, जो महिलाएं थी, वो इस भूख को सहन न कर सकी और उन्होंने पर्दा फेंक कर बगावत शुरू कर दी। दोस्तों मुसलमानों के अंदर पर्दा प्रथा आप जानते हैं कि पर्दा रहता है, तो उस चीज़ को हटा देना, इसका मतलब देख लीजिए कि आप कितनी बड़ी बात है ये कि पर्दा फेंक कर उन्होंने
जो शासक था या शासन जो था मुगल शासन, उसके खिलाफ बगावत शुरू कर दी। तो ये सबसे बड़ी कठिनाई उनके सामने और आ गई, और बाद में उन्हें काफ़ी मान मुनव्वल करने के बाद वापस लौटने के लिए उनको मनाया गया। तो 1755 के अंदर दोस्तों ये चीज़ हुई। तो 1755 ईस्वी के अंदर क्या हुआ? 1755 ईस्वी में भोजनशाला में 3 दिन से भोजन न बनने पर जो शहजादियां थी, शहजादियों द्वारा पर्दा फेंक बगावत की गई। तो ये सबसे बड़ी बात। और ये घटना हुई कब? ये घटना हुई 1755 में। तो प्रश्न यहाँ बन सकता है, धीरे धीरे क्या हुआ? ये अशांति व्याप्त होती गई, असुरक्षा की स्थिति व्याप्त होती रही, और इससे क्या हुआ? इससे सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब असुरक्षित लोग महसूस करने लगे तो व्यापार में गिरावट हो गई, और जहाँ पर व्यापार में गिरावट हो गई वहाँ पर आर्थिक पतन धीरे धीरे शुरू होने लगा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो दस्तक प्रणाली से आय थी, उस दस्तक प्रणाली से आय में भी कमी हुई। दस्तक प्रणाली की आय में कमी, ये भी सबसे बड़ी जो गिरावट थी वो दर्ज की गई आर्थिक रूप से। क्योंकि ये जो दस्तक प्रणाली के थ्रू जो टैक्स आ रहा था, दस्तक का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये होता है आज्ञा पत्र। आज्ञा पत्र। तो ये जो आय हो रही थी, ये आय भी और विकृत करती जा रही थी उस व्यवस्था को। और इसका ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उन्होंने गलत तरीके से इसका उपयोग किया, जिससे मुगल साम्राज्य पतन की ओर जाता चला गया। तो ये आर्थिक पतन को दर्शाता है, जितने भी हमने बिंदुओं की बात की। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये है दोस्तों उत्तराधिकारी नियमों का अभाव। देखिए, एक कारण ये भी है मुगल साम्राज्य के पतन का कि जो उत्तराधिकार के नियम थे वो उचित नहीं थे, या वो ठीक तरह से उन नियमों को बनाया नहीं गया था, जिसके कारण ये चीज़ें आई। क्योंकि मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार के लिए कोई नियम ही नहीं था, और यहाँ कोई निश्चित नियम नहीं होने के कारण जब शासक की मृत्यु हो तो शासक की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र ही शासक बनेगा। ये सिंपल सी यहाँ पर फिलॉसफी अपनाई जाती थी। और इसका निर्णय किस कारण से होता था? कई बार निर्णय जो था वो तलवार के बल पर होता था। तलवार के बल पर निर्णय, यानी उत्तराधिकारी कौन? जिसकी तलवार में बल ज्यादा, वो उत्तराधिकारी। इस तरह के जो नियम थे वो बने हुए थे, और इससे राज्य को हानि पहुंचती थी। क्योंकि शासक जब इस तरह के कार्य कर कर और शासक बनेगा तो जनता के ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, ये भी सोचने योग्य है। एक अगला जो कारण रहा वो रहा दोस्तों बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण दोस्तों, साम्राज्य दुर्बल तो हो ही गया था, और दुर्बल मुगल साम्राज्य के कारण विदेशी जो आक्रमणकारी थे उन्होंने भी उस स्थिति का लाभ उठाया। और अहमद शाह अब्दाली, अभी हमने ऊपर बात की, नादिर शाह, इन्होंने काफ़ी आक्रमण करके साम्राज्य को हानि पहुंचाई, और इससे मुगलों की जो सैनिक शक्ति थी वो कमज़ोर पड़ गई। और इसी अवसर का लाभ उठाकर जो अनेक सूबों के सूबेदार थे उन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो ये एक सबसे बड़ा कारण जो है बाह्य आक्रमण भी रहा मुगलों के पतन का। एक अन्य कारण की बात करें तो वो है दोस्तों राष्ट्रीयता का अभाव। राष्ट्रीयता का अभाव दोस्तों, मुगल काल में अधिकतर जो शासक थे वो राष्ट्रीय दृष्टिकोण के शासक नहीं हुए, यानी संपूर्ण को एक साथ लेकर चलने की जो भावना थी वो उनके मन में कहीं नहीं आई। उन्होंने विभिन्न पंथों के मानने वाले लोगों की एकता की जो भावना थी, उस एकता की भावना में उन्होंने कोई संचार नहीं रखा। और औरंगजेब के द्वारा तो हम देखते ही हैं कि हिंदुओं और शिया मुसलमानों से वो नफरत करता था।
तो ये शासक अपनी प्रजा और अपने सूबों के जो पदाधिकारी थे उनमें राष्ट्रीय भावना नहीं भर पाए। यानी सबसे बड़ी बात थी इनकी कि एकता की जो भावना थी उसमें कमी थी, एकता की भावना की कमी थी, एकजुटता की कमी थी। तो ये भी एक कारण रहा इनकी हार का, इनके पतन का। नेक्स्ट अगर कारण की हम बात करें तो वो है दोस्तों यूरोपीय जातियों का आगमन। देखिए यूरोपीय जातियों का आगमन, कई जातियां जैसे कि पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, ये समुद्री मार्ग से व्यापार के लिए भारत आए। किसके लिए आए? व्यापार के लिए। तो व्यापार के लिए भारत आए और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य की कमजोरियों का लाभ उठाकर वहीं पर स्थित हो गए, वहीं पर उन्होंने अपने पैर जमा लिए। और कुछ समय बाद क्या हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसी जो है वो राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए संघर्ष आपस में करने लग गए और अपनी जो सामुद्रिक शक्ति थी उस सामुद्रिक शक्ति के कारण जो अंग्रेज थे उन अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की और वो यहाँ पर स्थिर हो गए। तो धीरे धीरे मुगलों के जो पतन है वो यहाँ पर प्रारंभ हो गया। और एक अंतिम अगर हम कारण की और बात कर लें तो वो है दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। यानी अंग्रेजों को यहाँ पर व्यापार का मौका दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ स्थापित होने की बात कर दी और जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, अपना व्यापार धीरे धीरे स्थापित कर लिया, तो स्थापित करने के बाद अवसर पाकर उसने अपना साम्राज्य भी स्थापित कर लिया। यानी जो कंपनी व्यापार के लिए आई थी उन्होंने अपने आप को साम्राज्य के रूप में स्थापित कर दिया और बाद में यही स्थिति मुगलों के पतन का कारण बनी। सर्वथा नष्ट हो गया मुगल साम्राज्य और धीरे धीरे जो है मुगल शासक जो है अंतिम दौर में पहुंच गए। तो ये कुछ कारण रहे जिन कारणों की वजह से जो मुगल साम्राज्य था वो पतन की ओर गया। और इसके बाद 18वीं सदी का जो भारत था वो सामने आया, क्योंकि हमने ये बात की 18वीं शताब्दी के पूर्व या 18वीं शताब्दी की शुरुआत, जहाँ पर हमने मुगल साम्राज्य के पतन को देखा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो के अंदर हम 18वीं सदी के भारत यानी इससे आगे की जो घटनाक्रम क्या हुए उनके बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।